हेलो, वेलकम टू टेट प्रिपरेशन टीईटी प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एमपी टेट वर्ग 3 2020 के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रेणी में इनको देख सकते हैं। एमपी टेट वर्ग 3 2020 जो कि 5 मार्च 2022 से स्टार्ट हुई थी, उसके 6 मार्च 2022 का शिफ्ट 2 का पेपर हम करने जा रहे हैं। प्रत्येक दिवस 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे। तो 5 मार्च के बाद 6 मार्च का शिफ्ट 2 का ये पेपर है। एमपी टेट वर्ग 3 की जो तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या जिस भी एग्जाम में, जिस भी टेट एग्जाम में हिंदी पोर्शन आता है, वो लोग ये वीडियो देख सकते हैं। तो हिंदी के प्रश्न है, 30 प्रश्न होंगे, 1 से 30 तक 30 प्रश्न हम करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रेणी में ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक, आइए अब पहला प्रश्न देखते हैं। दिख रहा होगा आपको, अच्छा प्रश्न है। देखिए, लिखा है एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम रिक्त स्थान प्रयोग होता है। क्या होता है? सर्वप्रथम भाषा समझ का प्रयोग होता है, सर्वप्रथम ध्वनियों का प्रयोग होता है, सर्वप्रथम निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है या सर्वप्रथम शुद्ध उच्चारण का प्रयोग होता है। हलवा प्रश्न है ये, पहला प्रश्न है। एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम किसका प्रयोग होता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, 10 सेकंड दिए आपको, उत्तर दीजिए। तो एक बालक जो भाषा अधिग्रहण कर रहा है, भाषा ग्रहण कर रहा है, भाषा सुन रहा है, करते समय सर्वप्रथम किसका प्रयोग करेगा वो? तो अब ऐसी ध्वनियां उसके मुंह से निकलेगी, निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न क्रमांक 2 है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिगम हेतु सबसे अनिवार्य पक्ष रिक्त स्थान है। ऑप्शन ए सुनना तथा पढ़ना है अनिवार्य पक्ष, या ऑप्शन बी सुनना है, ऑप्शन सी केवल पढ़ना है, ऑप्शन डी केवल लिखना है। सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया। भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिगम हेतु सबसे अनिवार्य पक्ष रिक्त स्थान है। सुनना तथा पढ़ना है, या सुनना है, या केवल पढ़ना है, केवल लिखना है। भाषा के अधिगम हेतु, भाषा अधिगम कब होगा, भाषा कब सीखेगा बच्चा? जब सुनेगा। पहला पक्ष क्या है, सबसे अनिवार्य पक्ष क्या है? सुनेगा तो बोलेगा। तो सुनना सबसे पहला और मुख्य पक्ष है। बाकी केवल केवल शब्द आ जाए, किसी भी ऑप्शन में केवल केवल शब्द आ जाए, तो वो 99% वो ऑप्शन गलत ही होते। तो जब सुनेगा बच्चा तभी वो आगे जाके बोलेगा। मतलब जैसे बच्चा पैदा होता है तो बोलने नहीं लग जाता है, वो शब्द उच्चारण उसके सही नहीं हो जाते हैं। जिस परिवेश में बच्चा है, उस परिवेश में जैसे उसके माता-पिता, परिवार वाले, समाज वाले जिस जिस भाषा में बोलते हैं, उस भाषा में बोलना वो सीखता है। कैसे सीखता है? तो सुन-सुन के सीखता है। सुनता है, ग्रहण करता है, फिर सीखता है। ठीक? तो सुनना सबसे अनिवार्य पक्ष हो जाए। अगला प्रश्न क्रमांक 3 है। प्रश्न क्रमांक 3 है। निम्न में से कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? निम्न में से कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है छंद अलंकार से परिचित कराना, ऑप्शन बी विभिन्न प्रकार की कविताओं से परिचित कराना, ऑप्शन सी कविता में रस की अनुभूति कराना, रस की अनुभूति, और ऑप्शन डी गद्य एवं पद्य का उचित प्रयोग सीखना। क्या है? सही जवाब दीजिए। निम्न में से कविता शिक्षण जब करवाते हैं, हम कविता का शिक्षण करवाते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताइए, सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया। तो सबसे उचित जवाब ये हो जाता है कि कविता में रस की अनुभूति। रस है, आपने श्रृंगार रस, हास्य रस, ये सब सुने होंगे, 10 रस है, उनके स्थायी भाव है। तो उन रसों की अनुभूति की श्रृंगार रस में कविता श्रृंगार रस में कही गई है, तो कैसे कही गई है? हास्य रस में कही गई है, तो कैसे कही गई है?
जैसे हास्य रस की एक कविता है कि मैं बलवीर हूँ, मैं बलवान हूँ, कागज को मोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज को फाड़ सकता हूँ, पत्थर को फेंक सकता हूँ इत्यादि। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 4। मातृभाषा का अर्जन बच्चा रिक्त स्थान पुस्तक से करता है, साहित्य से करता है, संस्कृत से करता है या ऑप्शन डी है व्याकरणिक नियमों से करता है। मातृभाषा जो उसकी माता की भाषा है, जो उसके परिवेश की भाषा है, वो जहाँ पैदा हुआ है वहाँ की भाषा है, उसका अर्जन मतलब उसको ग्रहण करता है, अर्जन करता है बच्चा पुस्तक से करता है क्या? ये साहित्य से करता है कि संस्कृत से करता है कि व्याकरण नियमों से करता है? प्रश्न क्रमांक 4 है। अब इसमें विवादित ऑप्शन दिए हैं, पर मातृभाषा का जो अर्जन बच्चा है वो बोर्ड ने जो माना है वो हम मानेंगे। बोर्ड के अनुसार एमपी बोर्ड जिन्होंने ईएसबी बोर्ड जिन्होंने परीक्षा ली थी, उनके अनुसार साहित्य से करता है। किससे करता है? ना तो पुस्तक से, संस्कृत से, व्याकरण नियमों से, साहित्य से करता है। ये उनके अनुसार उत्तर है इसका। ठीक, बाकी अगला देखते हैं। ये 4 ऑप्शन इसी में है, देखिए। लिखा है एकांकी पाठ, एक अंक वाला पाठ जिसमें एक ही अंक हो, एक ही पात्र हो। पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? ऑप्शन है वाक्य संरचना की जानकारी, ऑप्शन बी अभिनय की कुशलता में, ऑप्शन सी लेखन कौशल का विकास में, ऑप्शन डी संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलने में। एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं, बताइए। सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिए आपको। पेडागोजी के क्वेश्चन है, हिंदी पेडागोजी, हिंदी भाषा शिक्षा शास्त्र के प्रश्न है ये, बताइए। तो एकांकी पाठ में क्या होता है? एक ही व्यक्ति होता है, वो उसके जीवन के उतार चढ़ाव जो बोली संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ वो बोलना हम सीख जाते हैं एकांकी पाठ के अंतर्गत। अगला प्रश्न क्रमांक 6 है। प्रश्न क्रमांक 6 है, देखिए। प्रश्न क्रमांक 6, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? मातृभाषा का प्रयोग ही नहीं होता उसमें, दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है, मतलब दूसरी भाषा सिखाते हैं, टारगेट लैंग्वेज जो भी सिखाते हैं उसमें मातृभाषा का प्रयोग निषेध है। ऑप्शन ए द्विभाषिक विधि, ऑप्शन बी अनुवाद विधि, ऑप्शन सी व्याकरण एवं अनुवाद विधि, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष विधि। बताइए, सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया। तो डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि में बिना मातृभाषा का प्रयोग किए दूसरी लैंग्वेज सिखाई जाती। ठीक, अगला प्रश्न क्रमांक 7 है। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन ए गृह कार्य देना अति आवश्यक है, ऑप्शन बी गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, ऑप्शन सी बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ऑप्शन डी गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिए आपको। गृह कार्य क्या है? सबसे उचित कथन क्या हो जाएगा गृह कार्य का? गृह कार्य क्यों देते हैं हम बच्चों, बताइए। अति आवश्यक इसलिए कि अभिभावक को व्यस्त रखा जाए कि दे दो, अभिभावक करवाते रहेंगे। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, तो कक्षा कार्य हो गया वो। सही जवाब हो जाएगा कि बच्चों की क्षमताओं और उसके स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये उचित कथन है गृह कार्य के बारे में। अगला प्रश्न क्रमांक 8 है। प्रश्न क्रमांक 8, देखिए। निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष और भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। विचारों की क्रमबद्धता का संबंध किस पक्ष से? विचारों की क्रमबद्धता आती है, किस पक्ष से संबंधित है? कला पक्ष से है कि भाव पक्ष से, कला एवं भाव पक्ष से या वातावरण से?
सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया आपको। निबंध रचना में 2 गुण है, कला पक्ष और भाव पक्ष। तो विचारों की क्रमबद्धता किस किस पक्ष में आती है वो आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 8 है, सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया आपको। एक के बाद एक विचार आएगा, वो किस पक्ष में आएगा, भाव पक्ष में आएगा कि कला पक्ष में आएगा। तो बोर्ड के अनुसार सही जवाब है कला पक्ष, ऑप्शन नंबर ए, ईएसबी बोर्ड के अनुसार। फिर अगला प्रश्न क्रमांक 9 है। प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, कक्षा 1 के बच्चे अपने रिक्त स्थान एवं रिक्त स्थान से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय में आते हैं। ऑप्शन ए, बच्चे अपने घर, परिवार और पड़ोस से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर आते हैं। घर परिवार परिवेश से, या घर परिवार दोस्तों से, या घर परिवार टीवी से। सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिए आपको। आपको इसमें फील कर करके देखना है। कक्षा 1 के बच्चे अपने रिक्त स्थान एवं रिक्त स्थान से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय में आते हैं। बताइए, सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिए आपको। तो कक्षा 1 के बच्चे अपने घर परिवार तो सब में है, तो घर परिवार तो ये हो गया। पड़ोसी के परिवेश, तो परिवेश, परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय में आते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ रिक्त स्थान से हो और किसी रिक्त स्थान के लिए हो। ऑप्शन ए, पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। ऑप्शन बी, पढ़ने का प्रारंभ अक्षर से हो और किसी ज्ञान मनोरंजन के लिए हो। ऑप्शन सी, पढ़ने का प्रारंभ शब्द से हो और किसी पहचान मूल्यांकन के लिए हो। या ऑप्शन डी, पढ़ने का प्रारंभ अक्षर से हो, अक्षर ज्ञान से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। अब सही जवाब दीजिए, इसमें फील कर करके देख लेना। पहला ऑप्शन ये हो जाए, दूसरा ये, पहला ये और दूसरा ये। शब्द पहचान मूल्यांकन अक्षर ज्ञान उद्देश्य। सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। पहला जवाब ही सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। अगला प्रश्न क्रमांक 11 देखिए, प्रश्न क्रमांक 11, बच्चों में सीखने से होने वाले प्रभावपूर्ण परिवर्तन क्या है। ऑप्शन ए, व्यवहार परिवर्तन है। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत प्रेरणाओं में परिवर्तन है। ऑप्शन सी, व्यवहार परिवर्तन है। ऑप्शन डी, विकासात्मक परिवर्तन है। दो ऑप्शन एक जैसे हैं, बताइए, सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिए आपको। तो बच्चों में सीखने से होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं, प्रभावपूर्ण परिवर्तन क्या कहलाते, अधिगम कहलाता है। अधिगम क्या होता है, तो व्यवहार में परिवर्तन। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न क्रमांक 12 देखिए, प्रश्न क्रमांक 12, निम्न में से मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग रिक्त, ऑप्शन ए, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी नहीं बनाता है। ऑप्शन बी, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। ऑप्शन सी, भाषा शिक्षण को दूषित करता है। और या ऑप्शन डी, भाषा की अभिव्यक्ति को दुष्प्रभावी करता है। सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया आपको। उत्तर क्या हो जाएगा इसका कि मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग जो है वो भाषिक अभिव्यक्ति को क्या करता है, बताइए, सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया आपको। प्रश्न क्रमांक 12 है, तो प्रभावी नहीं बनाता ये भी नहीं होगा, दूषित करता ये भी नहीं होगा, दुष्प्रभावी करता ये भी नहीं होगा। सही जवाब है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करोगे आप भाषा में, बोलने में, लिखने में, लेखन में, तो क्या होगा, तो आपकी बात में वजन पड़ेगा। ठीक, अगला प्रश्न क्रमांक 13 है, देखिए, प्रश्न क्रमांक 13 है, देखिए,
निम्न में से उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षण युक्तियों में से आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? ऑप्शन ए अधूरी कहानी को पूरा कर सुनाना तथा लिखना, या ऑप्शन बी अनौपचारिक पत्र लेखन, ऑप्शन सी औपचारिक पत्र लेखन, या ऑप्शन डी चित्र दिखाकर कहानी लिखना। तो आप किसे सबसे कम महत्व देंगे भाषा शिक्षण युक्तियों में से? उच्च प्राथमिक स्तर है, बताइए, सही जवाब दीजिए। 10 सेकंड दिए आपको, छठी से आठवीं के लिए उच्च प्राथमिक स्तर, छठी से आठवीं, बताइए। 10 सेकंड दिए आपको, बताइए। तो सबसे कम महत्व किसे देंगे उच्च प्राथमिक छठी से आठवीं के लिए? ना तो ये और अधूरी कहानी को पूरा कर सुनाना और लिखना, ये सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाएगा छठी से आठवीं के लिए। ठीक, अगला अगला है प्रश्न क्रमांक 14। पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास ऐसे हो जो ऑप्शन ए व्याकरण का ज्ञान कराते हो, ऑप्शन बी भाषा की बारीकी और सौंदर्य को उद्घाटित करते हो, ऑप्शन सी भाषा की संरचना का यांत्रिक अभ्यास कराते हो, या ऑप्शन डी भाषा के प्रश्न पत्र बनाने में सहायता करे। बताइए, सही जवाब दीजिए। 10 सेकेंड दिए आपको कि पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास जो है वो ऐसे हो, कैसे होने चाहिए? पाठ्य पुस्तक के अंत में अभ्यास दिए जाते हो, कैसे होने चाहिए आपको बताना है। सही जवाब दीजिए। 10 सेकेंड दिए आप। व्याकरण का ज्ञान कराते हो, भाषा की बारीकी और सौंदर्य को उद्घाटित करते हो, भाषा की संरचना का यांत्रिक अभ्यास कराते हो, या ऑप्शन डी भाषा के प्रश्न पत्र बनाने में सहायता करे। ये भी नहीं हो सकता। ये है ना, इसका सही जवाब है अभ्यास कैसे करें। तो पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास ऐसे होने चाहिए कि वो भाषा की संरचना का यांत्रिक अभ्यास कराए, एक के बाद एक अभ्यास हो उसमें। ये वाला सही जवाब हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 14 का सी। अगला प्रश्न क्रमांक 15 है, चलो मुहैया कराता है, हम पढ़ देंगे। देखिए, भाषा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग। ऑप्शन ए भाषा शिक्षक को रोचक बनाता है, ऑप्शन बी संकल्पनाओं विषय को स्पष्ट करने में मदद करता है, ऑप्शन सी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी भाषा सिखाने में सुविधा मुहैया कराता है, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सही जवाब दीजिए। 10 सेकेंड दिए आपको। टीएलएम का प्रयोग भाषा शिक्षण में क्या करता है? तो रोचक बनाता है, विषय को स्पष्ट भी करता है, बच्चों के लिए भी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए और अन्य बच्चों के लिए भी सुविधा मुहैया कराता है। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अब लगभग 50% जो प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें उपयुक्त सभी ऑप्शन दिया होता है, उसमें उपयुक्त सभी ऑप्शन ही सही होता है, लेकिन 50% है, 50-50। तो आपको प्रश्न पहले अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही उत्तर देना है। निर्देश दिया गया है कि काव्यांश मतलब कविता, काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो झ सलोनी शारद छोनी, यो न छका धीरे धीरे, फिसल न जाऊं छू भर पाऊं, री न थका धीरे धीरे। फिर आगे है, कंपित दीठों की कमल करो में ले ले, पलकों का प्यारा रंग जरा चढ़ने दे, मत चूम नेत्र पर आ, मत जाए अषाढ़, री चप्पल चितेरी हरियाली छवि काढ़, ठहर अर्श के आ चल हंस के, कसक मिटा धीरे धीरे, झट मूंद सुनहाली धूल, बचा नयनों से, मत भूल डालियों के मीठे बैनों से, कर प्रकट विश्व निधि रथ इठलाता लाता, यह कौन जगत के पलक खोलता आता, तू भी यह ले रवि के पहले, शिखर चढ़ा धीरे धीरे। ठीक, अब ये पूरी कविता है, ये पूरी कविता है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पूरी कविता का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अब बार बार ये पढ़ना है। ठीक, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 16 से शुरुआत करेंगे। प्रश्न क्रमांक 16,
देखिए, प्रश्न क्रमांक 16 है, निम्न में से उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता का नाम बताइए। ये तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी शरद चंद उपाध्याय, ऑप्शन डी गजानन माधव मुक्तिबोध। अब अगर ये आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है, तो तुक्का लगा सकते हैं आप, तो लगाइए। 10 सेकंड दिए आपको, तुक्का लगा दीजिए, फिर करते हैं। इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि लगभग पहली से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी की जितनी भी हिंदी की किताबें, उसमें जितनी भी रचनाएं दी गई हैं, कविताएं दी गई हैं, उनके आपको रचयिता या ये रचयिता याद होने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 16 है, सही जवाब है इसका माखनलाल जी चतुर्वेदी। ठीक, अगला देखें। अगला है 17 नंबर का प्रश्न है। देखिए, 17 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से धीरे धीरे शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ऑप्शन ए विशेष्य है, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण है, ऑप्शन सी संज्ञा है, ऑप्शन डी विशेषण है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे शब्द क्या है इस वाले में? इस कविता के अनुसार जो धीरे धीरे शब्द लिया गया है वो क्या है व्याकरण की दृष्टि से? बताइए। प्रश्न क्रमांक 17 है, क्या हो जाएगा? तो ये क्रिया विशेषण है। क्या है ये? क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न क्रमांक है 18, निम्न में से चपल का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए शांत है, ऑप्शन बी अदृश्य है, ऑप्शन सी अनिकेत है, या ऑप्शन डी गतिमान है। चपल है, चंचल है, तो चपल का अर्थ क्या हो जाएगा आपको बताना है। सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया। 18 है, चपल है मतलब शांत है कि अदृश्य है कि दिखता ही नहीं है, कि अनिकेत है कि गतिमान है, कि मतलब चंचल है, बहुत गतिमान है, मतलब उछलता कूदता रहता है। तो चपल व्यक्ति कौन होता है? जो जपे नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गतिमान है। अगला प्रश्न क्रमांक 19 है। 19 है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग उपर्युक्त पंक्तियों में नहीं किया गया है? शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया, तो ये तो सिंपल सा प्रश्न है। रवि, रथ या कवि या छवि, किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? तो आप कविता में देख सकते हैं। देखिए, ये प्रश्न है, तो ये देख लीजिए, ऑप्शन है, ऊपर भी बता देते हैं, धीरे धीरे किया गया है। छवि, कवि, रथ, रवि। छवि का भी है, रवि का भी है, रथ का देख लो, इसमें से देख लो। ठीक, अब उत्तर देने की बारी है। प्रश्न क्रमांक 19 है, किसका प्रयोग नहीं किया गया है ये आपको बताना है। बताइए। प्रश्न क्रमांक 19 है, किसका? तो रवि का है, रथ का है, कवि का है, ये छवि का है, कवि का नहीं है। ऑप्शन सी नहीं है, कवि का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक, देख लो बोले कवि लिखा है क्या? कहीं कवि नहीं लिखा है। ठीक, आगे बढ़े। प्रश्न क्रमांक 20 है, प्रश्न क्रमांक 20 है, निम्न में से कौन सा शब्द रवि का पर्यायवाची नहीं? रवि मतलब क्या होता है? सूर्य। रवि क्या होता है? सूर्य, सूरज। ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी नेपथ्य, ऑप्शन सी दिवाकर, ऑप्शन डी मार्तंड। सही जवाब दीजिए, 10 सेकेंड दिया आप। पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 20 है, दिनकर भी है, दिवाकर भी है, मार्तंड भी है, नेपथ्य नहीं है। तो आपको अब होमवर्क है कि नेपथ्य किसका पर्यायवाची, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आगे प्रश्न क्रमांक है 21, निम्न में से प्रश्न क्रमांक 21, निम्न में से कौन सा वाक्य निजवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है?
निम्न में से कौन सा वाक्य निजवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? ऑप्शन ए, सलोनी तो अपने आप ही आती थी। ऑप्शन बी, तुम रवि के पहले मित्र हो। ऑप्शन सी, कमल कुछ लाया था। ऑप्शन डी, क्या पलक धीरे धीरे शिखर पर जा रही है। निजवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। उसका उदाहरण कौन सा है, बताइए। सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया आप। तो निजवाचक मतलब, निज मतलब स्वयं। स्वयं के लिए सर्वनाम कौन सा? तो सलोनी तो अपने आप ही आती। ये वाला सही जवाब हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण। ठीक, सर्वनाम के भी आपको प्रकार पढ़ लेने हैं और उससे संबंधित उदाहरण भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। लोकोक्ति, लोकोक्ति है प्रश्न क्रमांक 22 की। प्रश्न क्रमांक 22, लोकोक्ति। लोकोक्ति, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है इसका? ऑप्शन ए, अपना अपराध स्वीकार करने के बजाय पूछने वाले को दोष देना। ऑप्शन बी, जिसने कभी दुख न देखा हो वह दूसरे के दुख को नहीं समझ सकता। ऑप्शन सी, इधर उधर से उल्टे सीधे प्रमाण एकत्र कर अपनी बात सिद्ध करने का प्रयत्न करना। ऑप्शन डी, घोर संकट में जरा सी सहायता ही काफी होती है, तो ये डूबते को तिनके का साथ। सही जवाब दीजिए। ये लिखा है ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इसका क्या अर्थ हो? सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया आप। तो कहीं की ईंट, ईंट कहीं से उठाई, कहीं से रोड़ा उठाया, न भानुमति ने कुनबा जोड़ा, मतलब इधर उधर से उल्टे सीधे प्रमाण एकत्र किए और अपनी बात सिद्ध करने का प्रयत्न किया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला, अगला है, अब गद्यांश आ गया है, गद्यांश हम पढ़ेंगे। ठीक, देखिए गद्यांश पढ़ते हैं। देखिए गद्यांश पढ़ते आइए। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। परोपकार की पहली शर्तें स्वार्थ का त्याग है। सामान्यतः हर मनुष्य अपने लाभ को पहले देखता है। कहा गया है, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। रिश्ते नाते भी स्वार्थ पर ही आधारित होते हैं। किसी भी काम को शुरू करने के पहले हर मनुष्य यही सोचता है, इससे मुझे क्या फायदा होगा। परोपकारी व्यक्ति वही है जो अपना हित छोड़कर दूसरे का उपकार करे। लेकिन दूसरे का उपकार करना क्या सरल है? परोपकार के लिए बहुत बड़े नैतिक साहस की आवश्यकता होती है, क्योंकि परोपकार वही करता है जो आत्म बलिदान के लिए तैयार हो। महर्षि दधीची के पास देवता अपनी समस्या लेकर गए। उन्हें वृत्तासुर वृत्रासुर को मारने के लिए वज्र बनाने हेतु उनकी हड्डियों की आवश्यकता थी। दधीची ने अपने प्राण विसर्जित कर अपनी हड्डियां दान दे दी। कितना बड़ा त्याग था। इस प्रकार दूसरा उदाहरण राजा शिवी का है, जिन्होंने कबूतर की रक्षा के लिए बाज को अपना मांस काट काट कर खिला दिया। परोपकार के लिए व्यक्ति में सहिष्णुता अर्थात सहनशीलता का होना भी आवश्यक है। भगवान शंकर के पास हलाहल जहर को सहने की शक्ति थी, इसलिए वे हलाहल का पान कर नीलकंठ कहलाए। जो व्यक्ति थोड़ी सी तकलीफ या दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता, वह भला परोपकार क्या करेगा। परोपकार के लिए कभी कभी मनुष्य को अपने स्वाभिमान का भी त्याग करना पड़ता है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने घर घर जाकर दान मांगा और हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब इस पर आधारित प्रश्न है, सरल से प्रश्न होंगे। देखिए, किस ऋषि ने अपनी अस्थियों का दान करके देवताओं को बचाया था? ऑप्शन ए, वृत्तासुर। ऑप्शन बी, कण्व। ऑप्शन सी, दधीची। ऑप्शन डी, वशिष्ठ। हलवा सा प्रश्न है, सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया। तो महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियों का दान करके देवताओं को बचाया था। फिर अगला प्रश्न क्रमांक, अभी कौन सा था, ये 23 था, अब 24 करेंगे।
परोपकारी व्यक्ति होने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए स्वाभिमान बनाए रखना, ऑप्शन बी सहिष्णुता, ऑप्शन सी स्वार्थी होना या ऑप्शन डी अपना लाभ होना। परोपकारी व्यक्ति के लिए क्या आवश्यक है बताइए? सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिए आपको। परोपकारी व्यक्ति होने के लिए क्या आवश्यक है बताइए? परोपकारी व्यक्ति होने के लिए सहिष्णु होना आवश्यक है, सहिष्णुता, सहनशीलता होना आवश्यक है। अगला प्रश्न क्रमांक 25 देखिए, परोपकार के लिए महान व्यक्तियों ने क्या क्या किया? गलत वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए राजा शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए बाज को अपना मांस खिलाया। ऑप्शन बी पंडित मदन मोहन मालवीय दान मांग कर विश्वविद्यालय की स्थापना की। ऑप्शन सी वृत्तासुर ने अपनी हड्डियों का दान किया। ऑप्शन डी भगवान शिव ने हलाहल का पान किया। इनमें से गलत वाक्य कौन सा है वो आपको चयन करके बताना है। बताइए, 10 सेकंड दिए आपको, चैट में बताइए, चैट में उत्तर दीजिए कौन सा उत्तर सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो देखिए, राजा शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए बाज को अपना मांस खिलाया, ये सही है। दान मांगकर विश्वविद्यालय की स्थापना की मदन मोहन मालवीय जी ने, ये भी सही है। भगवान शिव ने हलाल का पान किया, ये भी सही। गलत ये है, वृत्तासुर ने नहीं। किसने किया था? महर्षि कौन से थे वो? कौन से महर्षि थे? दधीची, महर्षि दधीची ने वृत्तासुर अपनी हड्डियों का दान किया वृत्तासुर को मारने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला, ये जो वस्त्र है, ये जो हड्डियों का दान किया उन्होंने और उसके बाद जो शस्त्र बना वो किसके पास है? तो वो राजा इंद्र के पास है। ठीक, अगला है, हलाहल शब्द का विरोधी शब्द नहीं है, नहीं है मतलब इसका हलाहल का विलोम शब्द नहीं। विलोम शब्द कौन सा नहीं है? मतलब इसका विलोम शब्द नहीं है, ये आपको बताना। ऑप्शन ए जहर विलोम शब्द नहीं है, ऑप्शन बी अमृत नहीं है, ऑप्शन सी सोम नहीं है, ऑप्शन डी सुधा नहीं है। तो विलोम शब्द कौन सा नहीं है? मतलब विलोम शब्द नहीं है मतलब क्या है? पर्यायवाची शब्द है। तो हलाहल मतलब पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा उसको बताइए? तो अमृत, सोम, सुधा ये सब क्या है? इसके विलोम शब्द है। मतलब पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा हलाहल का? तो जहर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा नहीं है? तो जहर नहीं है। अगला, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 27, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सहिष्णुता, ऑप्शन सहिष्णुता, ऑप्शन बी सहिष्णुता, ऑप्शन सी सहिष्णुता, ऑप्शन डी सही उष्णता। बताइए, सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया, बताइए। प्रश्न क्रमांक 27 सही वाला कौन सा है? तो आप उसमें भी देख सकते हैं और सही जवाब है सहिष्णुता, ये वाला, बी वाला। ठीक, अगला, अगला 28 नंबर का प्रश्न है, मातृक्षा का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए मात धन इच्छा, ऑप्शन बी मात्रा धन इच्छा, ऑप्शन सी मात्र धन इच्छा, ऑप्शन डी मातृ धन इच्छा। बताइए, सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया। छोटी ई आ रही है इसमें, संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 28 का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मात्र, मात्र मतलब केवल, केवल, मात्र मतलब केवल, मात्रा मतलब वो कितनी वैल्यू है, कितनी मात्रा है। मात मतलब माता और मातृ मतलब भी माता, तो माता की इच्छा। तो मातृ सही उत्तर है इसका, सही शब्द है मातृ धन इच्छा, मातृक्षा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला, प्रश्न क्रमांक 29, शंकर का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है मतलब क्या ढूंढना है? पर्यायवाची नहीं है मतलब क्या ढूंढना है? विलोम ढूंढना है। तो ऑप्शन है शंभु, ऑप्शन बी मुकुंद, ऑप्शन सी भूतेश या ऑप्शन डी नीलकंठ। पर्यायवाची नहीं मतलब
किसी और का पर्यायवाची हो सकता है वो। तो आपको शंकर भगवान का पर्यायवाची कौन कौन से वो आपको टिक लगा लेने, और जो नहीं होगा वो हमारा उत्तर होगा। तो 29 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब दीजिए। 10 सेकंड दिया। शंभु भी है, भूतेश भी है, नीलकंठ भी है, मुकुंद नहीं है। मुकुंदा मुकुंदा, कृष्णा मुकुंदा मुकुंदा, तो भगवान श्री कृष्ण का ये पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि कौन सा नहीं है, तो मुकुंद नहीं। अगला प्रश्न क्रमांक 30। गद्यांश जो आपने पढ़ा उसका उचित शीर्षक है। ऑप्शन ए परोपकार है, ऑप्शन बी सहिष्णुता है, ऑप्शन सी सहनशीलता है, ऑप्शन डी स्वार्थी मानव है। तो इसका उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? टाइटल। टाइटल क्या हो जाएगा? शीर्षक। अच्छा बताइए। प्रश्न क्रमांक 30 है, सही जवाब दीजिए। 10 सेकंड दिया। किसके बारे में अधिकांशतः बात की गई है इस वाले पैराग्राफ में, ये आपको देखना है। तो ये पैराग्राफ है, ठीक, देखिए ये पैसेज है, पैसेज पढ़िए और पहली पहली लाइन में ही उत्तर होता है कि परोपकार की पहली शर्तें स्वार्थ का त्याग है। सामान्यतः हर मनुष्य को पहले देखता है तो परोपकार 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 आ रहा है। परोपकार के लिए व्यक्ति सहिष्णुता होना चाहिए। परोपकार 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 के लिए बहुत बड़े नैतिक साहस की आवश्यकता होती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गद्यांश का उचित शीर्षक है परोपकार। ठीक, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना। ये वाला पेपर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रेणी में किया है। एमपीटेट वर्ग 3 2020 में प्रस्तावित थी। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में प्रस्तावित थी। हुई ये 2022 में, कोरोना के कारण डिले हुई। 5 मार्च 2022 से स्टार्ट हुई थी। 6 मार्च 2022 का ये शिफ्ट 2 का पेपर है। हर दिन 2 शिफ्ट में हुए थे पेपर। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा। और आप जिस भी किसी टेट एग्जाम में हिंदी आता है उसके लिए ये आवश्यक था वीडियो। तो प्रैक्टिस के तौर पर आप देख सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।